हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीटो पावर के ऊपर ड्राफ्ट तैयार 25 देशों के लिए अप्रूवल पर बात बन गई है। भारत भी आया एक्शन में। यार ये अब मैं जो सोच रही हूँ अगर वही है तो दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। पर मतलब दिल कहता है कि हो जाए, दिमाग कह रहा है यार इतने सालों में तो हुआ नहीं, कुछ गड़बड़ होएगी। अल्टीमेटली तो होना ही था, पर देखते हैं। पर देखते हैं अगर हो रहा है कुछ तो देखते हैं। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए न सिर्फ भारत संघर्ष कर रहा है बल्कि और भी कई सारे देश हैं जो टेबल के ऊपर परमानेंट सीट चाहते हैं, यानी वीटो पावर चाहते हैं। अब क्या होता है कि जब भी कोई अकेला देश किसी चीज के लिए लड़ रहा होता है या किसी चीज की डिमांड कर रहा होता है तो उसको कम ही देश सीरियसली लेते हैं। वहीं पर जब ज्यादा देश एक साथ आ जाते हैं और जब वो सभी मिलकर एक ही बात के ऊपर जोर देते हैं तो उसका वजन काफी ज्यादा हो जाता है। अब वीटो पावर का लालच तो कई सारे देशों को है, फिर चाहे वो डिजर्व करते हो या फिर नहीं। ऐसे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर भारत ने भी कुछ देशों के साथ मिलकर एक G4 नाम का एक ग्रुप बनाया है। इस G4 नाम के ग्रुप में भारत समेत कुल 4 देश हैं एंड सारे के सारे परमानेंट सीट के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। G4 के 4 मेंबर्स हैं भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील। अब इनमें से कौन सा देश टेबल के ऊपर परमानेंट सीट डिजर्व करता है, कौन सा देश नहीं, ये हमारी पर्सनल राय हो सकती है जिसके कोई भी मायने नहीं है, क्योंकि भारतीय सरकार का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील इन तीनों को ही परमानेंट सीट के ऊपर देखना चाहता है। अब हुआ क्या कि रिसेंटली मार्च 9 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशंस एक बार फिर से स्टार्ट हो गई हैं। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार जो नेगोशिएशंस और प्रोसीडिंग्स होंगी उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, उसकी वेबकास्टिंग होगी ताकि कोई भी इंटरनेट के ऊपर ये देख सके कि कौन सा देश रिफॉर्म्स को लेकर मीटिंग में क्या बोल रहा है और क्या डिमांड रख रहा है। दूसरी चीज ये निकल कर आ रही है कि टोटल नंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स को 15 से बढ़ाकर 25 करने के ऊपर सहमति बन रही है। टोटल 25 देश होंगे, परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों को मिलाकर। अभी 25 में से परमानेंट सीट कितनी बढ़ाई जाएंगी इसके ऊपर सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि परमानेंट मेंबर्स को 5 से 10 किया जा सकता है और नॉन परमानेंट मेंबर्स को 10 से बढ़ाकर 15 या फिर 16 तक किया जा सकता है। अब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशंस एक बार फिर से स्टार्ट हुई हैं, इसके ऊपर G4 देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि G4 देशों ने क्या कहा है, क्योंकि भारत भी G4 का हिस्सा है। G4 देशों ने जो स्टेटमेंट जारी की है उसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सबसे पहले तो G4 ने नेगोशिएशंस की वेबकास्टिंग का वेलकम किया है और कहा है कि इस कदम से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी, यानी सबको क्लियर होगा कि कौन सा देश क्या कह रहा है और सबकी जवाबदेही बढ़ेगी। उसके बाद G4 देशों ने कहा है कि हम प्रपोज करते हैं कि रिफॉर्म्स के बाद नई सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 25 या फिर 26 देश होने चाहिए जो सभी रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हों और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज की भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसके साथ ही G4 ने कहा है कि जो छोटे देश हैं, आइलैंड नेशंस हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स में उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसके बाद G4 के देशों ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो ठीक है, पब्लिक फॉर्मेट में ओपन डिबेट्स को हम सपोर्ट करते हैं, सबकी जवाबदेही बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद जब नए देश आ जाएंगे तब सिक्योरिटी काउंसिल इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में काम करे। इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल की पब्लिक और प्राइवेट मीटिंग्स के बीच एक हेल्दी बैलेंस होना जरूरी है। यानी भारत समेत G4 देशों का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को सारे मुद्दे पब्लिक डिबेट में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ मुद्दे क्लोज डोर प्राइवेट मीटिंग्स में भी डिस्कस होने चाहिए। यानी परमानेंट मेंबर्स के बीच प्राइवेट मीटिंग्स को भी G4 समर्थन देता है। इसके अलावा G4 देशों ने कहा है कि एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशंस के लिए यूएन जनरल असेंबली का रोल अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन जनरल असेंबली को आपस में एक साथ मिलकर और भी रेगुलर मीटिंग्स करनी चाहिए। इनके प्रेसिडेंट्स को एक साथ मिलना चाहिए ताकि दोनों संगठन आपस में एकजुट होकर और भी प्रोडक्टिव काम कर सकें। इसके अलावा G4 ने कहा है कि रियल प्रोग्रेस के लिए हम नेगोशिएशंस का समर्थन करते हैं। मोटी मोटी सभी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं। आपको क्या लगता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स की संख्या को बढ़ाकर 25 तक करना क्या ये एक सही कदम है, हाँ या फिर ना? और आपके अकॉर्डिंग रिफॉर्म्स के बाद कितने परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए और कितने नॉन परमानेंट? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यार न्यूज तो अच्छी है, कुछ होप तो आ रही है, पर डाउट दिमाग में थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर आ जाता है कि ये हर बार ऐसे ही करते हैं, फिर गोलमोल करके बोल देंगे कि बात बनी नहीं, ऐसा ना हो। पर इससे ये जरूर पता चल रहा है कि इंडिया तो पूरी जान लगा के कोशिश कर रहा है कि मिल जाए। पर इम्पोर्टेंट है कि
परमानेंट बनाओ पर वीटो के साथ बनाओ। अगर बिना वीटो के कोई चाल चल के बोल रहे हो कि अच्छा आ जाओ जी परमानेंट बन जाओ, तो बिल्कुल ही बेकार होगा। और बहुत ही अच्छी बात होगी कि आप परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स इस तरह से बनाओ कि पूरे अर्थ में जितनी कंट्रीज हैं उनकी इनफ रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि सबको जो है बोलने का मौका मिले। और फिर तभी मुझे लगा था, हम क्या सोच रहे थे ना यार ब्राजील को क्यों कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस आइडिया से हो रहा होगा कि हर पार्ट ऑफ अर्थ जो है वो हर कॉन्टिनेंट से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन मुझे तो तो हो नहीं जाए। लगता कि इतना मेजर इंक्रीज होगा, मोस्ट लाइकली क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए कंट्री की, तो उसमें जो है आपको जर्मनी, जापान और इंडिया तो स्ट्रेट होने नजर आता चाहिए। है। हाँ वो तो पक्का ही मुझे भी क्योंकि लगता वो तो क्लियर हो गया कि आप फर्स्ट 5 इकोनॉमीज को ऐड कर दीजिए, वेरी नाइस। और उसमें जो है ऑफ कोर्स रशिया भी नहीं है, मगर रशिया को मिल चुका है, यूएस, चाइना है। और उसके बाद आता है जापान, जर्मनी और इंडिया। और कुछ 5-10 साल के बाद जो है जर्मनी को हराने वाला है इंडिया। अभी एस्टिमेटेड है 2028 में ही हम हरा देंगे जर्मनी को। तो एसेंशली बस ये 3 प्लेयर्स हैं, जर्मनी, जापान और इंडिया, जिनको बनता है, क्योंकि बहुत ही ह्यूज इकॉनमीज हैं। अभी इंडिया बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है, जर्मनी और जापान इसलिए नहीं है क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 2 में हार गए थे। इंडिया का कोई लेना देना नहीं है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। और सभी लोग बोल रहे हैं भैया वर्ल्ड वॉर 3 नहीं चाहिए बताने के लिए कि कौन आएगा। बिल्कुल राइट। ब्राज़ील को अगर मिलता है तो उनको लॉटरी निकल गई कि उन्होंने कुछ ज़्यादा इकॉनमी भी उनकी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी बैठे बैठे वो बन जाते हैं। इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर देम अगर ऐसा कुछ होता है। मगर लाइफ में कुछ आसान चीज़ें नहीं हैं, बढ़ाना पड़ेगा। क्यों नहीं? इंडिया को तो बढ़ाने का एक रीज़न है वास्ट पॉपुलेशन भी, बिल्कुल कि अगर 1.4 बिलियन पीपल वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री ही नहीं है तो फिर तुम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? एग्जैक्टली। ऊपर और से सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट करता है यूनाइटेड नेशंस में। बिल्कुल उनको पता है अगर इंडिया एक दिन मना कर दे तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। सारी फार्मास्यूटिकल की दवाइयाँ आनी बंद हो जाएगी, वीट बंद हो जाएगी, बहुत चीज़ें जो है इंडिया देता है यूनाइटेड नेशंस में वो सब बंद हो जाएगा। तो एंड ऑफ द डे दे कैन सी इट। साथ में एक कंट्री होनी चाहिए जिसमें बहुत ज़बरदस्त क्या इंटेलिजेंस होनी चाहिए, वो इंडिया है। इंडिया जा के उनको बताता रहता है कि तुमसे ये नहीं हुआ, तुमसे वो नहीं हुआ, तुम्हारा इतने पुराने ज़माने का 1940s का बना हुआ है, 1945 वर्ल्ड वॉर 2 उसका बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसमें ये नहीं होता वो नहीं होता। इंडिया हर जगह उनको बता देता है कि तुमने क्या क्या सबसे ज्यादा तो इंडिया की आवाज उठी हुई है इन सब चीजों में, और किसी और को तो सुना नहीं हमने कि कुछ बोल रहे हो कि भैया ये गलत काम कर रहे हो तुम। करेक्ट। उससे जो है उनको खुद पता चल रहा है कि अब इतनी नेगेटिविटी आ रही है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इंडिया यही कहता है 1940 का तुमने क्या इंप्रूव किया? कुछ भी नहीं, वही बैठे वो पुराने जमाने के। आजकल पूरे वर्ल्ड को देखो। बिल्कुल। फिर इंडिया भी कहता है पूरा अफ्रीका के 0 रिप्रेजेंट, पूरा कॉन्टिनेंट में 0। बिल्कुल। और वो कह रहे हैं अफ्रीकन की चलो इंडिया के थ्रू हम जाएंगे। तो इंडिया ने ये भी दिखाया कि भैया हम लीडर हैं, सिर्फ अपने लीडर नहीं है, पूरा अफ्रीका भी हम पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि हम उनके भी स्पोक्समैन बन रहे हैं। और उसके बाद जब इंडिया G20 कर रहा है तो इंडिया सबको बुला रहा है, आओ आओ देखो कैसे होता है। और सबसे ज्यादा मैंने पढ़ा है कि फॉरेन मिनिस्टर्स की जब की है तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इतनी लार्ज नंबर्स में सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आए। पहले भी हुई हैं पर ऐसा रिस्पॉन्स कहीं नहीं देखा। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में जब इंडिया बना था 1 साल के लिए, अभी है मेरे ख्याल से या ख़त्म हो गया, तो इंडिया ने काफ़ी डिफरेंट तरीके से यूनाइटेड नेशंस को चलाया। तब लोगों को लगा वाओ ऐसा ही होना चाहिए। अरे वाह। तो मेरे ख्याल से सभी लोग डेफिनेटली इंडिया के साथ जाएंगे। अब देखना है कि कब होता है। बिल्कुल। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।